हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सर क्या बताएं, इस टाइम पे ना बड़ी टेंशन हो रही है। एक तो हमारे एग्जाम आ गए हैं। सेकंड सर, आईसीआई ने ना मई 25 अटेम्प्ट के लिए ना स्टडी मेटेरियल में चेंज कर दिए हैं। हमें इस टाइम पे बहुत टेंशन हो रही है कि जो मई 25 अटेम्प्ट के लिए चेंजेस आए हैं हम उनको कैसे कवर करें। क्या हमें उनकी वजह से क्लास लेनी पड़ेगी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भाई के होते हुए आपको किस बात की टेंशन। मैं सीए पीएस बेनीवाल आप सबका इस एक अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं, जिसमें मैं आप लोग कवर कराऊंगा मई 25 अटेम्प्ट के लिए जो भी आईसीआई ने एडवांस अकाउंट के स्टडी मटेरियल में चेंज किए हैं। मैं वो सारे के सारे चेंज आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। सर, आप केवल पीडीएफ हमें देंगे या जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो कवर कराओगे। मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन ऐड हुए हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। सर, हम इस बात पे वीडियो को लाइक कर दें। बिल्कुल लाइक करना है। आपने क्या करना दोस्त, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो का लिंक ना सब दोस्तों के साथ सब ग्रुप में शेयर करना है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जो भी चेंजेस हुए ना इसकी वजह से आपको अलग से कोई क्लास नहीं लेनी। सारे के सारे चेंजेस मैं आपको इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। सर फिर एक बात और बता दो, जैसे आप इस वीडियो में मई 25 अटेम्प्ट के लिए जो भी स्टडी मटेरियल में चेंज हुए हैं वो तो कवर करा दोगे। हम स्टडी मटेरियल कैसे कवर करें मैं आपको बता देता हूं। कंप्लीट आईसीआई का स्टडी मटेरियल ना मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। मैंने ना आईसीआई का स्टडी मटेरियल पूरा कवर करा रखा, जिसमें मैंने स्टडी मटेरियल में जितने चैप्टर हैं, जितने आपके एएस है, फ्रेमवर्क का चैप्टर सारा कवर कराया था। स्टडी मटेरियल के अंदर जितने भी आपके इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, मैंने सारे के सारे उन वीडियो में कवर करा रखे हैं। मैं उन वीडियो की प्लेलिस्ट आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और वो जो वीडियो है मैंने उनकी मैराथन बना के आपके साथ शेयर कर रखी है, वो मैं आपके साथ मैराथन भी शेयर कर दूंगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है आपका जनवरी 25 तक, वो ऑलरेडी मैंने कवर करा रखा है। मई 25 के लिए जो चेंजेस है मैं सारे के सारे चेंजेस इस वीडियो में कवर कराऊंगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। और एक इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जैसे आप स्टडी मटेरियल देखोगे ना हर चैप्टर और एएस के बाद में, पहले क्या था मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। पहले ना लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखे होते थे। एक मिनट देना बस। जैसे मैंने अमलगमेशन का चैप्टर कराया था, यहां पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, पहले लास्ट में जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम से हेडिंग दे रखा था। ये देखिए, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम से हेडिंग दे रखा था। ठीक, लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इंस्टीट्यूट ने इनका जो नाम है एक तो वो चेंज कर दिया है। इनका जो नाम रखा है वो रखा है आपका केस सिनेरियो। ये देखिए, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नाम रख दिया इनका नाम, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, और इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कंटेंट में आपका कोई चेंज नहीं है। जितने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। आप एक बार ना स्टार्टिंग से इसको देखेंगे पीडीएफ को, तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स लगा रखा है। जिस भी आपके एएस में और चैप्टर में क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने वो क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं और पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं एडवांस अकाउंट के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊं, एक तो आपका स्टडी मटेरियल बैच है, मेरा बूस्टर बैच है, पिछले बहुत सारे अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी की वीडियो मैंने शेयर कर रखी है। न्यू सिलेबस के हिसाब से अभी तक 3 बार एग्जाम हुए हैं, तीनों एग्जाम के सजेस्टेड आंसर मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। तो जो वीडियो है इनका लिंक आपको लास्ट पेज पे मिल जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। 7 फरवरी तक हमने क्या किया है, जो मेरा एडवांस अकाउंट का फास्ट ट्रैक बैच है, सीए फाइनल एफआर का आपका एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है, एडवांस अकाउंट का रेगुलर कोर्स है और आपका सीए फाइनल एफआर का रेगुलर कोर्स है, उनकी फी ना बिल्कुल नॉमिनल कर दी है। फास्ट ट्रैक बैच तो बिल्कुल आपको एडमिन कोर्स में मिल जाएगा। लास्ट डेट जो है ये 7 फरवरी है। आपने अपने सब दोस्तों को बता देना है कि 7 फरवरी तक ही ये डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद ना प्राइस काफी हाइक हो जाएंगे। ठीक, फास्ट ट्रैक कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं 100% सिलेबस कवर कराता हूं। आईसीआई का जितना मटेरियल है,
चाहे आपका स्टडी मटेरियल है, आरटीपी है, एमटीपी है, सजेस्टेड आंसर है, सारी कवरेज है और बहुत डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ना 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आते हैं, केस सिनेरियो आते हैं, और वो क्वेश्चन स्टूडेंट केवल तभी हैंडल कर पाएगा जब उसने अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रखी होगी और बड़े अच्छे लेवल पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर रखे होंगे। तो मैंने दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए सर इस फास्ट ट्रैक बैच की रिकॉर्डिंग कर रखी है। रेगुलर कोर्स अभी टाइमिंग के लिए हमने क्या किया, 7300 फीस रख रखी है, 12 मंथ की वैलिडिटी 9100 है, और ये जो डिस्काउंट है ये 7 फरवरी तक ही है। ठीक, FR फाइनल का आपके सीनियर को आप रिकमेंड कर देना, 4999 फी है, और FR रेगुलर की जो फी है वो 9100 है, और ये जो ऑफर है ये आपका 7 फरवरी तक है। जो मेरे कोर्सेज है, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्स है, रेगुलर कोर्स है, उसमें मॉक टेस्ट भी लेते हैं, और मॉक टेस्ट के लिए अलग से कोई फी नहीं है, और वो मॉक टेस्ट स्टूडेंट को इवैल्यूएट होकर मिलते हैं। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो 14 मॉक टेस्ट है सर। इतने मॉक टेस्ट जो हैं इनकी तो मार्केट में फी बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं इनकी कोई फी नहीं है। ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये आपके इसी कोर्स में इंक्लूड है, इसी फी में इंक्लूड है, और इसी फी के अंदर आपको बुक की हार्ड कॉपी मिलेंगी। सीए फाइनल के टोटल 10 मॉक टेस्ट है। आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो चेंजेस है उसको कवर करेंगे। एक बात मैं और बता देता हूं आपको, जो मैंने स्टडी मटेरियल बैच कवर करा रखा है उसमें मैंने आपको बताया कि इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन, एमसीक्यू सारे कवर करा रखे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस बैच के अंदर ना कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रखे हैं। ठीक, तो जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका मई 25 अटेम्प्ट तक स्टडी मटेरियल पूरा अपडेट हो जाएगा, जिसमें कॉन्सेप्ट का रिवीजन है। कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए आप क्या करेंगे, उन वीडियो को देख लेना। ठीक, जिसमें आपके सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन कवर है, एमसीक्यू कवर है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, एमसीक्यू और केस सिनेरियो की वीडियो मैंने अलग से शेयर कर रखी है, उन वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पीडीएफ के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक सर, एक बात और बताओ, ये जो नोट्स हैं ये हम कहां से डाउनलोड करें? वहीं से जहां सारे नोट्स मेरे अवेलेबल होते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अपने सब दोस्तों शेयर कर देंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले AS10 में इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन ऐड किया, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, मैं यहाँ पे साथ साथ रेफरेंस भी दे रहा हूं। आइए मिलकर क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टार लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 680 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ 40,000। इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर एंटायर अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। अगर जीएसटी का हमें इनपुट मिल जाएगा तो वो अपनी कोस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, तो यहां पे सर कोस्ट कितनी आ जाएगी, 640 आ जाएगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू एट विच द प्लांट शुड बी कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड। आपने बताना है कि प्लांट कितनी वैल्यू पे आपका कैपिटलाइज होगा। देखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS10 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के केस में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है उसे कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे टिल डेट व्हेन असेट इज रेडी टू यूज। अगर असेट एक बार रेडी टू यूज होगी तो उसके बाद के जितने भी खर्चे हैं सर हम उन्हें कैपिटलाइज नहीं करते। ठीक, तो 640 की कॉस्ट आ जाएगी। यहां पे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जीएसटी लास्ट माइनस की है। कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द साइट फॉर इंस्टॉलेशन। देखिए, जैसे हमें प्लांट लगाना है, अब प्लांट के लिए हमने क्या किया, एक साइट बनवाई है, उसके ऊपर हम प्लांट को इंस्टॉल करेंगे, तो साइट डायरेक्ट कॉस्ट है। टोटल लेबर चार्जेस आपकी 56,000 है, लेकिन क्वेश्चन है मैं बताया 200 आउट ऑफ द टोटल 500 मैन आवर वर्क वर स्पेंट ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी। ये जो आपका लेबर चार्जेज है ये 500 मैन आवर के बराबर है, लेकिन इसमें से 200 मैन आवर ने क्या किया सर, काम किया है मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 आवर की जो भी लेबर चार्जेज है उसे कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक, 56,000 डिवाइड बाई 500 इंटू आपका 200, 22,400। मैं एक बार फिर से आपको बोलूंगा, आपने क्या करना, वीडियो को सब दोस्तों शेयर करना है, क्योंकि चेंजेस के नाम से ना बड़े सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आपको क्लास लेनी पड़ेगी क्योंकि चेंजेस आ गए हैं। आपको कोई क्लास की नीड नहीं है, जितने चेंजेस हैं मैं आपको इस वीडियो में कवर करा रहा हूं। बस एक ही आपसे फी ले रहा हूं और वो फी क्या है, आपने इस वीडियो को सब दोस्तों के साथ सब ग्रुप में शेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेयर पार्ट एंड टूल कंज्यूम्ड इन इंस्टॉलेशन। देखिए, जब हमने इंस्टॉलेशन कराया ना आपका मशीनरी का, तो उसमें कुछ स्पेयर पार्ट लगे, कुछ टूल लगे हैं, 5,000 कैपिटलाइज कर दें क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट है। आगे बढ़ते हैं। टोटल सैलरी ऑफ सुपरवाइजर टाइम स्पेंड फॉर इंस्टॉलेशन वाज 25% ऑफ द टोटल टाइम वर्कड। सुपरवाइजर को हमने सैलरी दी, लेकिन उसने जो टाइम कंज्यूम किया है मशीनरी के रिगार्ड में वो 25% किया। ठीक, तो 26,000 इंटू आपका 25%, 6,500। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। देखिए, AS10 ना ये बात क्लियर बोलता है कि जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है आपके रूटीन के, आप उन्हें कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे, जो रूटीन के खर्चे हैं। ठीक,
तो इंस्टीट्यूट को ना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर वर्ड नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन अब लिख दिया और एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया तो जैसे इंस्टीट्यूट ट्रीटमेंट कर हम ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। 1/10 रिलेट टू द प्लांट इंस्टॉलेशन, बल्कि ऐसे लिख देता कि प्लांट इंस्टॉलेशन के रिगार्ड में हमने आपका एडमिन खर्चा किया स्पेसिफिक उसके ऊपर ना। अगर ऐसे लैंग्वेज बना देता तो फिर वो आपका स्पेसिफिक हो जाता। इन्होंने क्या किया, एडमिन खर्चे में से बोल दिया 1/10 प्लांट इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, लेकिन हाँ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे 1/10 ना 3400। टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन आपका एक्सपेंडिचर, सर ट्रायल रन आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, कैपिटलाइज कर देंगे। कंसल्टेंसी चार्ज टू आर्किटेक्ट फॉर प्लांट सेटअप, प्लांट को कैसे सेटअप करेंगे इसके लिए हमने आर्किटेक्ट की मदद ली और उसने फी ली कितनी 11,000, हम क्या करेंगे कैपिटलाइज कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन असेट यूज फॉर इंस्टॉलेशन, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ठीक। अब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए मैं ट्रैक्टर यूज कर रहा हूं, तो जो ट्रैक्टर है जितने टाइम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज होगा उतने टाइम का उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ऑन द सेम ट्यूनिंग सर, इंस्टॉलेशन के लिए हमने एक असेट यूज की है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन है उतने टाइम पीरियड के लिए 12,000, हम क्या करेंगे इसे कैपिटलाइज कर देंगे। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक। द मशीन वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 15 मई बट वॉज यूज फ्रॉम 1 फरवरी ड्यू टू दिस डिले फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 8900 वर इनकर्ड। देखिए डिले होने की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे असेट को रेडी कर लिया था बट यहाँ पे हमने रियल में यूज किया है, हमने ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया। AS10 ये कहता है कि जिस दिन असेट रेडी टू यूज हो जाती है आप वहीं तक के खर्चे कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद के खर्चे क्या करेंगे P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान देने वाली है, अगर इस क्वेश्चन में अपने से वो डेप्रिसिएशन मांगता तो डेप्रिसिएशन हम किस डेट से चार्ज करते हैं, जिस डेट से असेट रेडी टू यूज हो जाती है, ठीक। इस डेट से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देते एज पर द प्रोविजन ऑफ AS10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS16 का है। AS16 ये कहता है कि अगर बोरोइंग कॉस्ट आपने इनकर्ड की है इन रिलेशन टू क्वालिफाइड एसेट तो हम क्या करेंगे कैपिटलाइज करेंगे, और अगर आपने बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड की है अदर देन नॉन क्वालिफाइड एसेट तो हम उसे क्या करेंगे P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, ठीक। बाकी मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैंने हर चैप्टर AS फ्रेमवर्क का चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ AS इंडियस का चैप्टर, मैंने सारे के सारे चैप्टर स्टडी मटेरियल बैच कवर करा रखा है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मैंने कवर करा रखा, ठीक है। तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उन वीडियो को रेफर करना है। एक्सपर्ट लिमिटेड, बल्कि आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपने AS10 पहले उस वीडियो को पूरा कवर कर लेंगे AS10 वहां से और फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। और अगर आपने ऑलरेडी सर अपने एडवांस अकाउंट के सिलेबस को रिवाइज कर लिया तो फिर आप डायरेक्ट ये सारे क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं। एक्सपर्ट लिमिटेड इशूड 12% सिक्योर्ड डिबेंचर ऑफ ₹100 लाख ऑन 1 जून 19। एक्सपर्ट लिमिटेड ने क्या किया, 12% सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किए 100 लाख के कब 1 जून 19 को। बड़े ध्यान से बात सुनना, 1 जून 19 को इशू किए हैं तो जो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट आएगी वो 1 जून 19 से आएगी। मनी रेज्ड फ्रॉम डिबेंचर टू बी यूटिलाइज्ड एज अंडर, जो मनी रेज की हमने ऐसे उसको यूटिलाइज किया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 40, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 30, वर्किंग कैपिटल कभी भी आपका क्वालिफाई सेट नहीं हो सकती। एग्जाम पर्पज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन को क्वालिफाई सेट मान के चलते हैं, एक्सेप्ट इन केस जहां पे सर क्वेश्चन ने हमें क्या कर रखा है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बता रखा है कि 12 मंथ के अंदर हम लोग क्या करते हैं असेट को क्वालिफाई सेट मान के चलते हैं, ठीक। और साथ में ये बता रखा कि जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड है वो आपका कम है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसकी डेट दे रखी है उसको छोड़ के, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन अगर असेट है तो हम लोग एग्जाम पर्पज के लिए उसे क्वालिफाई मान के चलते, ठीक। परचेज ऑफ मशीनरी प्राइमा फेसी क्वालिफाई नहीं मानते, परचेज ऑफ फर्नीचर प्राइमा फेसी क्वालिफाई नहीं मानते, परचेज ऑफ ट्रक प्राइमा फेसी क्वालिफाई नहीं मानते। एक बार इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये जो 100 लाख के हमने डिबेंचर इशू किए ये इन पे यूज किए, ठीक। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 वाज पेड बाय द कंपनी। अब इंटरेस्ट कितना आएगा 1920 के लिए, 1920 के लिए अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो 10 मंथ का इंटरेस्ट आएगा, 100 लाख इंटू 12%, 10 मंथ का इंटरेस्ट, 100 इंटू 12% इंटू 10 डिवाइड बाई 12। आपका जो इंटरेस्ट आएगा कितने से आ गया सर, इंटरेस्ट अपना आ गया 10 लाख से, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी इन्वेस्टेड आइडल फंड ऑफ 5 लाख। क्या हुआ, हमने ये जो पैसा ना पूरा एक साथ यूज नहीं किया, जैसे मान लो आउट ऑफ 100 लाख हमने कुछ पैसा स्टार्टिंग में यूज कर लिया, कुछ पैसा हमने क्या किया सर इन्वेस्ट कर दिया। तो स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है उसे बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, ठीक। और वो इन्वेस्टमेंट इनकम कहां से होनी चाहिए, उस फंड से होनी चाहिए जो हमने स्पेसिफिक बोरोइंग में रेज किया, ठीक। आउट ऑफ द मनी रेज फ्रॉम डिबेंचर इन बैंक फिक्स डिपॉजिट एंड अर्न इंटरेस्ट ऑफ 50,000, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट आपका 0.5 लाख आ गया, तो 9.5 लाख आपकी बोरिंग कॉस्ट आ गई, ठीक। इन मार्च 20 कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज नॉट कंप्लीटेड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल टेक अनदर 6 मंथ, मतलब ये अभी अंडर प्रोग्रेस है और क्वालिफाई मानी जाएगी क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं है और 6 मंथ के बाद कंप्लीट होगी, ठीक। एक्सपेक्टेड है कि 6 मंथ और ले लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो बोरिंग कॉस्ट आएगी हम उसे क्या करेंगे कैपिटलाइज कर देंगे।
इन मार्च 20 मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड एंड रेडी फॉर इट इंटरनेट यूज, आपका क्वालिफाई नहीं है, इंटरेस्ट को उसको पिनल अकाउंट में लेके जाएंगे। फर्नीचर वाज पुट टू यूज एट द एंड ऑफ मार्च 20, सर क्वालिफाई नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम इस बोरिंग कॉस्ट को पिनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ट्रक इज गोइंग टू बी रिसीव्ड इन अप्रैल, सर क्वालिफाई नहीं है, हम क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट को पिनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक, तो बोरिंग कॉस्ट टोटल कितनी है, 9.5 लाख डिवाइड बाई 100 इंटू 40, इसे कैपिटलाइज कर देंगे 3.8, और बाकी जो बोरिंग कॉस्ट है आपका वर्किंग कैपिटल पे 2.85, उसे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में जो आपने बोरिंग कॉस्ट का यूज किया है वो एक क्वालिफाई एसेट नहीं, मतलब वर्किंग कैपिटल क्वालिफाई एसेट नहीं। ठीक, परचेज ऑफ मशीनरी पे आपका 1.425 P&L अकाउंट में, परचेज ऑफ फर्नीचर पे आपका 19,000 P&L अकाउंट में, परचेज ऑफ ट्रक पे आपका 1,23,500। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS 17 ये कहता है एक सेगमेंट को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर वो तीनों में से कोई एक कंडीशन क्वालिफाई कर देता है, ठीक है, लिमिट के हिसाब से। सबसे पहले कहता है कि जो सेगमेंट की रिवेन्यू है वो टोटल रिवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और रिवेन्यू में आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाएंगे। ठीक, सेकंड कहता है जो सेगमेंट का रिजल्ट है वो टोटल रिजल्ट के 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए। टोटल रिजल्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे क्या करेंगे, जो लॉस वाले सेगमेंट है उनका एग्रीगेट अलग करेंगे उनके रिजल्ट का, और जो प्रॉफिट वाले सेगमेंट है उनके रिजल्ट का एग्रीगेट आप अलग से करेंगे। ठीक, जो भी इसमें हायर अमाउंट होगा उसको बेस लेके सर आप क्या करेंगे, 10% अमाउंट निकालेंगे और फिर सेगमेंट रिजल्ट से कंपेरिजन करेंगे इररिस्पेक्टिव की प्रॉफिट है या लॉस। ठीक, थर्ड कहता है जो सेगमेंट के सेट है टोटल सेट के 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये लिमिट के हिसाब से आपकी तीन कंडीशन है। एक सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा करंट ईयर में अगर प्रीवियस ईयर में उसने लिमिट क्वालिफाई कर दी थी और इस साल उसने लिमिट क्वालिफाई नहीं की, तभी वो क्या होगा, रिपोर्टेबल होगा। ठीक, थर्ड मैनेजमेंट, मतलब फर्स्ट के तीन पार्ट थे, सेकंड मैंने बता दिया। थर्ड मैनेजमेंट किसी सेगमेंट को रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक, द सीनियर अकाउंटेंट ऑफ AMF लिमिटेड गिव द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग इट्स 5 सेगमेंट PQRST। द सीनियर अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट P अलोन शुड बी रिपोर्टेड, वो कह रहे हैं जो सीनियर अकाउंटेंट है केवल आपने P को रिपोर्ट करना है। Is he justified in his view? Examine his opinion in the light of the provision of AS 17 segment reporting। ये आपका स्टडी मेटल का क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए सेगमेंट रिजल्ट या सेगमेंट एसेट दे रखें, सबसे पहले सेगमेंट एसेट 160 है, 10% या उससे ज्यादा, 16 या उससे ज्यादा, PQRS चारों रिपोर्टेबल हो गए। सेगमेंट रिजल्ट की बात करें तो 190 और 10 200 का लॉस है लॉसेबल सेगमेंट में, और अगर प्रॉफिटेबल सेगमेंट की बात करें तो 50 का प्रॉफिट है। ठीक, तो अब इसमें से हायर अमाउंट कौन सा हो गया सर, 200 हो गया। अब 200 का 10% कितने से हो गया सर, 20। कोई भी सेगमेंट सर जिसका रिजल्ट 20 या उससे ज्यादा तो वो अपने लिए रिपोर्टेबल बन जाएगा। ठीक, सेगमेंट रिवेन्यू 900 है, 90 एंड अबव में सर आपका केवल P आ गया, बाकी नहीं आए। लेकिन अगर आप देखेंगे ना कोई एक लिमिट क्वालिफाई करनी है तो सारे सेगमेंट ने कोई ना कोई एक लिमिट क्वालिफाई कर दी तो सारे सेगमेंट क्या होंगे, आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS 20 का क्वेश्चन है अर्निंग पर शेयर का। बेसिक अर्निंग पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक, देखिए क्या लिखता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय के लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू 250, मतलब इस क्वेश्चन में राइट इशू किए गए हैं, राइट इशू 2 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 शेयर आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है, 250 2 शेयर इशू किए गए 5 के बदले में, तो 1 लाख के आपने राइट शेयर इशू कर दिए। ठीक, राइट इशू प्राइस 98 है, ठीक है जी। लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज राइट आपका 30 जून है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। ठीक, फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ द राइट आपका 102 है। नेट प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर आपका सर फाइनेंशियल ईयर की इन्फॉर्मेशन दे रखी। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग पर शेयर। बात सुनिए ध्यान से, बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखी। ठीक, डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर। अब जब हम वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर की बात करते हैं, अगर हमने पब्लिक इशू किया तो हम लोग क्या करते हैं सर, उसे प्रोपोर्शनल पे कंसीडर करते हैं। अगर हमने सर बोनस शेयर इशू किया तो उसे पूरे साल के लिए कंसीडर करते हैं। और अगर राइट शेयर इशू किया है तो राइट शेयर के अंदर बेसिकली क्या है, दो एलिमेंट होते हैं, एक आपका बोनस एलिमेंट, एक आपका पेड एलिमेंट। पेड एलिमेंट को हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल बेस पे कंसीडर करते हैं, और बोनस एलिमेंट को पूरे साल के लिए कंसीडर करते हैं। राइट शेयर का मतलब क्या है, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। इसका सिंपल मतलब आपको बताऊं,
आपने जो प्रोसीड्स रिसीव की है ना, उसके बदले में नंबर ऑफ शेयर ज्यादा इशू कर दिए हैं, इसलिए इसमें एक बोनस एलिमेंट आ जाएगा। ठीक, अब बोनस एलिमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फेयर वैल्यू एक्स राइट कैलकुलेट करेंगे। फेयर वैल्यू एक्स राइट कैसे कैलकुलेट होगी? कहता है नंबर ऑफ शेयर बिफोर इशू ऑफ राइट शेयर 250 इनटू फेयर वैल्यू कम राइट, मतलब बिफोर इशू राइट शेयर प्लस राइट प्रोसीड्स 98 के हिसाब से, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर पोस्ट इशू ऑफ राइट शेयर। तो यहां पे थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फेयर वैल्यू एक्स राइट थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू, ये आपका आएगा 250 इंटू 102 प्लस आपका आएगा 98 लाख डिवाइड बाई आपका आएगा 350, 100 पॉइंट आपका 85786 आ गया। ठीक, तो बोनस फ्रैक्शन कितने से आ जाएगी सर? बोनस फ्रैक्शन आ जाएगी आपकी 102 डिवाइड बाई 100.86। ठीक, ये बोनस फ्रैक्शन आ गई। तो देखिए बोनस फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, शुरू से कंसीडर करेंगे। तो अपने पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं सर? 250 है। ये रियल में 250 नहीं है, बल्कि 250 इंटू दिस वन है। तो देखिए अगर मैं वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर की बात करूं तो 250 इंटू 1.1 3 मंथ आपका अप्रैल मई जून, क्योंकि आपने क्या किया 30 जून को राइट शेयर इशू कर दिया। अब जब आपने राइट शेयर इशू किया तो राइट शेयर के अंदर क्या सर, आपका बोनस एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूड है। तो जो 1 लाख शेयर है ना, इसमें बोनस एलिमेंट अलग से आपको ऐड नहीं करना, क्योंकि वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। अब स्टूडेंट कई बार क्या गलती करते हैं, 350 इंटू 1.01 कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2 बार बोनस आपने कंसिडर कर लिया। राइट शेयर का मतलब ही क्या है कि उसके अंदर कुछ पेड एलिमेंट है, कुछ बोनस एलिमेंट है। तो जो बोनस एलिमेंट है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको अलग से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 350 इंटू 9/12 ये आपके वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर आ गए। ठीक, अगर बोनस एलिमेंट आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की अर्निंग पर शेयर को रीस्टेट करते हैं। इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये है कि वो कंपेरेबल हो पाएगी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम x1 x2 की बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करें तो 50 लाख डिवाइड बाई आपका 250 20। अगर हम x1 x2 की रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करें तो आपका क्या आ जाएगा, 50 लाख डिवाइड बाई 250 इंटू 1.1, तो ये आपका आ गया 19.80। करंट ईयर की बेसिक अर्निंग पर शेयर कितने से आ जाएगी, 75 लाख डिवाइड बाई 325625, ये आ गया सर आपका 23.03। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS7 का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। AS7 ये कहता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा चला गया है तो आप क्या करेंगे, आप ना सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। ठीक है जी, निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालेंगे? कहता कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गया। अब आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू निकालेंगे। उसमें से जो कॉस्ट इनकर्ड है उसे माइनस कर देंगे, डिफरेंस आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ठीक, ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये आपका क्यूमुलेटिव आएगा। अगर आपने इससे पहले प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करके उसे आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा। ठीक, बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें एक्सपेक्टेड लॉस है तो आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक, चलिए इंस्टीट्यूट ने जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, एक स्टेप उन्होंने यहां पे मिस कर रखा है, मैं आपके साथ वो स्टेप भी डिस्कस करूंगा। ठीक, ऑन 1 दिसंबर X1 GR कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग फॉर 45 लाख। 1 दिसंबर X1 को GR कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया बिल्डिंग बनाने का 45 लाख का। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बन गया। 31 मार्च X2 द कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंड 32.5 लाख ऑन द कंस्ट्रक्शन। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट दैट इज आपका 32.5 डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस आपका कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड, एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन इज एस्टिमेटेड 15.10 इंटू 100, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा 32.5 डिवाइड बाई 47.6, 68.28% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू रिवेन्यू इन द फाइनल अकाउंट, मतलब आप फाइनल अकाउंट में कितना अमाउंट चार्ज करेंगे फॉर द ईयर
एज पर द प्रोविजन ऑफ AS7। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहां पे सर लॉस है। सर अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। तो मैं ऐसे बोलूंगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस है कितने से है 45 इंटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितने से है 68.28%। तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू आ जाएगी 30.73, ठीक। अब इसमें से हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां तक तो ठीक कर रखा है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, कॉस्ट इनकट अप टू डेट माइनस कर देंगे 32.5, 1.77 ये आ जाएगा लॉस रिकॉग्नाइज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, लॉस रिकॉग्नाइज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेक्टेड लॉस है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। अब प्रोविजन कितना क्रिएट करेंगे, देखिए टोटल एक्सपेक्टेड लॉस कितने से है 32.5 प्लस आपका 15.10, ये टोटल कॉस्ट आ गई। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 45 आ गया, तो 2.6 क्या है सर, 2.6 जो है आपका लॉस है। टोटल लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज 1.77 है, तो बैलेंस आपका क्या आ जाएगा, प्रोविजन आ जाएगा 0.83। तो बेसिकली हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग ना ये तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे और ये जो है ये प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ये प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक। अब जो हमने प्रोविजन यहां पे क्रिएट किया है और जो ये लॉस है दोनों P&L अकाउंट में चले जाएंगे। नेट जो P&L अकाउंट में लॉस जाएगा वो 2.6 का जाएगा। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट 2.6 का लॉस बता दिया, ये नहीं बताया साहब इसमें से प्रोविजन कितना है और आपका एक्चुअल लॉस कितना है। आप क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर ना एक्चुअल लॉस और प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे और फिर टोटल लॉस भी लिखेंगे, दैट इज 2.6, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। AS29 का क्वेश्चन नंबर 6, मतलब हमारे इस नोट्स के हिसाब से, वैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्टडी मटेरियल में, ठीक। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए A लिमिटेड प्रोवाइड आफ्टर सेल वारंटी फॉर 2 ईयर टू इट्स कस्टमर, ठीक है जी। बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस द कंपनी हैज द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर वारंटी ऑन द इनवाइस अमाउंट। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कंपनी की पॉलिसी है कि वो क्या करती है, वारंटी का प्रोविजन क्रिएट करती है इनवाइस अमाउंट पे ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड, मतलब जो रिमेनिंग वारंटी पीरियड बच जाएगा, ठीक। अगर वारंटी पीरियड लेस देन 1 ईयर है 2% प्रोविजन है, मोर देन 1 ईयर है 3% प्रोविजन, ठीक। कंपनी हैज रेज्ड इनवाइस एज अंडर, ये कंपनी ने इनवाइस रेज कर रखे हैं। कैलकुलेट द प्रोविजन टू बी मेड फॉर वारंटी अंडर AS29 31 मार्च X1 को और 31 मार्च X2 को। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 31 मार्च X1 की बात करेंगे ना तो वहां तक के इनवाइस एक बार देखेंगे 31 मार्च X1, ठीक। देखिए अब इनकी वारंटी कब कब एक्सपायर हो रही है, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। देखिए इसकी वारंटी कब एक्सपायर हो रही है, 11 फरवरी X0 है तो 10 फरवरी या 11 फरवरी आपका X2। 25 दिसंबर है तो 24 या 25 दिसंबर आपका X2। अब देखिए अगर वारंटी इसके विद इन 1 ईयर एक्सपायर हो रही है दैट इज आपका 31 मार्च X2, तो 2% प्रोविजन बनेगा। और अगर वारंटी 31 मार्च X2 के बाद एक्सपायर हो रही है तो सर आपका 3% प्रोविजन बनेगा। अब यहां पे ये इसके अंडर है तो इसके ऊपर 2% प्रोविजन बनेगा 60,000 इंटू 2%। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका 1 ईयर से ज्यादा है तो क्या होगा 3% प्रोविजन बनेगा, ये टोटल प्रोविजन आ गया 31 मार्च X2। देखिए 31 मार्च X2 को अगर हम बात करें तो यहां पे तो ये वारंटी तो खत्म हो चुकी है, 31 मार्च X3 तक हमें डेट देखनी पड़ेगी। ये से 31 मार्च X3 से पहले एक्सपायर हो रही है तो आपका 2% प्रोविजन बन जाएगा इसके ऊपर। 135 आपने सेल किया 4 अक्टूबर को तो इसकी वारंटी एक्सपायर कब होगी 3 अक्टूबर X आपका 3 को। तो 31 मार्च X2 के हिसाब से देखें तो ये 1 साल से ज्यादा है तो इसके ऊपर 3% प्रोविजन बन जाएगा, ये क्लोजिंग प्रोविजन आ गया। हम हमेशा क्या करते हैं, प्रोविजन जो कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं उसका कंपैरिजन ओपनिंग के साथ करते हैं, डिफरेंस P&L अकाउंट में चला जाएगा, ठीक। तो ये डिफरेंस आपका P&L अकाउंट में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। AS26 ये कहता है कि अगर हम इंटेंजिबल एसेट के ऊपर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो हम उसे प्राइमा फेसी P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक इंटेंजिबल एसेट है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक। अब अगर मैं सॉफ्टवेयर को परचेज करता हूं या उसे सेल्फ डेवलप करता हूं तो जो भी मैंने खर्चे किए होंगे वो कैपिटलाइज कर दिए होंगे।
अगर सेल्फ डेवलपमेंट है तो उस केस में क्या होगा, रिसर्च फेज के खर्चे पिनल अकाउंट में चले गए होंगे, डेवलपमेंट फेज के खर्चे मैंने कैपिटलाइज कर दिया होगा, ठीक। और अगर मैंने परचेज किया तो जो भी मेरी कॉस्ट है सर उसको कैपिटलाइज कर दिया होगा। डेवलपमेंट फेज अगर मैंने डेवलपमेंट किया तो सर डेवलपमेंट फेज में जो खर्चे किए कैपिटलाइज कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट, ठीक। अब जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, अब मैंने उसको रेडी टू यूज कर लिया, बाद में किसी डेट पे उसके ऊपर खर्चे कर दिए, उसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, कहता प्राइमा फेसी वो पिनल अकाउंट में जाएंगे। लेकिन जो आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किए हैं, अगर उसकी वजह से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहे हैं और वो बेनिफिट जो है ओरिजिनल बेनिफिट के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक। सेकंड, जो आपने कॉस्ट इनकर किया है आप उसे रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उस अमाउंट को कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक। आइए, एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 26 हाउ वुड यू डील टू द फॉलोइंग सिचुएशन। 23 lakh paid by a manufacturing company to the legal advisor for defending the patent of a product is treated as a capital expenditure। देखिए, अगर मान लो हम केस को डिफेंडेंट करते हैं तो उसकी वजह से जो हमें ओरिजिनल बेनिफिट मिल रहे थे वो बेनिफिट इंक्रीज नहीं होते, तो इसको हम क्या करेंगे, पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कैपिटलाइज जो कर रखा है वो गलत ट्रीटमेंट कर रखा है, ठीक। During the year X1 X2 a company spent 7 lakh for publicity and research expenditure on one of its new consumer product which was marketed in the same accounting year but proved to be a failure। सर अगर वो फेल कर गया तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे, पीएनएल अकाउंट में से चार्ज कर देंगे, ठीक। 7 लाख पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा अमाउंट, ठीक। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, AS 26 ये कहता है कि अगर आपने कोई अमाउंट ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लिया है, ठीक है, तो उसे आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एक कंपनी स्पेंड 25 लाख इन द पास्ट 3 ईयर टू डेवलप ए प्रोडक्ट। जैसे मान लो आपने रिसर्च खर्चा है, आपने उसे पिनल अकाउंट में चार्ज कर लिया, अब डेवलपमेंट बाद में आ गई, तो जो खर्चा पिनल अकाउंट में जा चुका है सर उसे आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एक कंपनी स्पेंड ₹25 लाख इन द पास्ट 3 ईयर टू डेवलप ए प्रोडक्ट, ठीक है, दीज एक्सपेंसेस वर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंस दे डिड नॉट मीट AS 26 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन, ठीक है जी, सही ट्रीटमेंट कर रखा। इन द करंट ईयर अप्रूवल ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी हैज बीन रिसीव्ड, कंसर्न अथॉरिटी की अप्रूवल मिल गई है। The company wishes to capitalize 25 lakh by disclosing it as a private item। कंपनी कह रही है कि हमने उस खर्चे को पिनल अकाउंट में चार्ज कर लिया, हम उसे कैपिटलाइज कर लेते तो प्राइवेट दिखा देते हैं। मैं आपको बता दूं, आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि AS 26 ये कहता है कि अगर आपने रिसर्च फेज के दौरान कोई भी खर्चा पिनल अकाउंट में चार्ज कर ले तो वो कभी कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक, इवन आफ्टर डेवलपमेंट। चलिए, तो हम इसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते। एक कंपनी विद टर्नओवर ऑफ 200 करोड़, एक कंपनी टर्नओवर 200 करोड़ है and an annual advertising budget of 50 lakh had taken up for the marketing of a new product by the company। It was estimated that the company would have a turnover of 20 crore from the new product। देखिए, एडवर्टीजमेंट के जो खर्चे हम उसे कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। द कंपनी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख इनकर्ड ऑन एक्सटेंसिव स्पेशल इनिशियल एडवर्टीजमेंट कंपेनिंग फॉर द न्यू प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट है, पीएनएल अकाउंट में ही ये अमाउंट जाना चाहिए, उन्होंने पीएनएल अकाउंट में ये अमाउंट भेज रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है लेकिन मैं सारे आपको कवर कराऊंगा। क्या लिखता है, ABC Limited was making a provision for non-moving stock based on no issue for the last 12 months up to 31st March X1। मैं एक काम करता हूँ, हल्का सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने ICAI के स्टडी मटेरियल बैच लिया था, उसमें भी डिटेल में कवर कर रखा, ठीक। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के लिए हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ, ठीक, या मैं ट्रेडिंग का काम करती हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसी इन्वेंट्री है जो बड़ी कम बिकती है, स्लो मूविंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या रेयरली बिकती है जिसे हम नॉन मूविंग बोलते हैं। तो कंपनियां बेसिकली क्या करती हैं, अपने यहाँ पे पॉलिसी बनाती है। जैसे अगर कोई भी आइटम 12 मंथ तक सेल नहीं होगी तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, 2% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। अगर 12 मंथ की जगह अगर 24 मंथ तक मूविंग नहीं होगी तो हम उसके ऊपर 7% का प्रोविजन बनाएंगे। तो सर कंपनियां ऐसे क्या करती हैं, जनरली प्रोविजन बनाती हैं, ठीक। अब इस बार कंपनी ने क्या किया, फैसला किया कि हम ऐसे ट्रेडिशनल बेस पे प्रोविजन नहीं बनाएंगे बल्कि क्या करेंगे, टेक्निकल इवैल्यूएशन करा लेंगे। टेक्निकल इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कैलकुलेटर मैंने 100 रुपीज का परचेज किया था आज से 1 साल पहले, 1 साल से ये नहीं बिक रहा, तो मैं क्या करूँगा, 2% टू प्रोविजन बनाऊंगा, ठीक। मान लो सर ये जो आइटम है इन्वेंट्री है और ये 2 साल से नहीं बिक रही थी, 100 की थी तो मैं 7 का प्रोविजन बनाऊंगा। ये मैं ऐसा कर रहा था, लेकिन इस बार हमने क्या किया, हमने टेक्निकल इवैल्यूएशन कराया। टेक्निकल इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, टेक्निकल बंदा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताएगा। उसने कहा कि जी 99 है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू उसने कहा जी 94 है या 95 है, तो हमने क्या किया, टेक्निकल इवैल्यूएशन कराया इस बार, ठीक। अकाउंटिंग एस्टिमेट बेसिकली सर क्या होता है, जब जो हम अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं उसके मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है। तो दोबारा बोलना, बहुत प्यारा बोला आपने,
सुनिए मेरी बात, अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, जो हम अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं किसी भी असेट का, आइटम का, ठीक है, आपका इनकम एक्सपेंडिचर का, मतलब सो बात की एक बात क्या है कि जब हम कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, अगर उसके मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं, ठीक। और अगर मान लो हम क्या करते हैं सर, न्यू इंफॉर्मेशन की वजह से उसके मेजरमेंट के अमाउंट का बेस चेंज कर देते हैं, तो सर वो आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बन जाता है, ठीक। यहां पे देखिए आगे क्वेश्चन क्या लिखता है, द कंपनी वांट टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 22 X2 बेस्ड ऑन द टेक्निकल इवैल्यूएशन, ठीक है जी। पहले हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते थे नॉन मूविंग के बेस पे, अब हमने क्या किया, टेक्निकल इवैल्यूएशन का डिसीजन लिया। टोटल वैल्यू स्टॉक 100 लाख है। प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12 मंथ इशू सर आपका 3.5 लाख है। प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द टेक्निकल इवैल्यूएशन सर कितने से, 2.5 लाख से। डज दिस टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, नहीं सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है। कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन, यस कंपनी मेथड ऑफ प्रोविजन में चेंज कर सकती है। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई भी चेंज आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे। ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, इसका इंपैक्ट कैसे जाएगा, प्रोस्पेक्टिव बेस पे जाएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज की वजह से अमाउंट आया है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक। और अगर हम अमाउंट एसरटेन नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे, उस केस में फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे। अब यहां पे क्या है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रोविजन है आपका, वो पहले अगर हम पुरानी अप्रोच के साथ चलते हैं तो 3.5 लाख का प्रोविजन क्रिएट करना था। अब हम क्या करेंगे, नए अप्रोच के साथ 2.5 लाख का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो हम बताएंगे कि आपका 1 लाख का यहाँ पे क्या है, चेंज आया, ठीक। अगर अमाउंट मटेरियल है तो सर उस 1 लाख को अलग से दिखा देंगे, और अगर अमाउंट मटेरियल नहीं तो हम क्या करेंगे, नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज कर देंगे कि इस बार हमने प्रोविजन के बेस में चेंज किया है, जिसकी वजह से आपका 1 लाख का इंपैक्ट आया। अगर हम पुराना ही प्रोविजन बनाते तो उस केस में सर असेट और जो आपका प्रॉफिट है वो 1 लाख से कम आती। अब नए बेस के हिसाब से हमने प्रोविजन क्रिएट किया है तो जो असेट है और प्रॉफिट है 1 लाख से बढ़ गई, ठीक। AS2 में जो क्वेश्चन नंबर 9 ऐड किया गया, पहले मैं इसको आपको ऐसे सोल्व कराऊं जैसे इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन दे रखा, फिर मैं अपनी साइड से ना एक लाइन ऐड करूंगा इसके अंदर, ठीक। वो लाइन आते ही सर इस क्वेश्चन के आंसर में और भी एक्यूरेसी आएगी। A Limited sell flavored milk to customer. Some of the customer consume the milk in the shop run by Alpha Limited, ठीक है। While leaving the shop, the consumer leave the empty bottle in the shop and the company take possession of these empty bottle। देखिए एम्प्टी बोतल कस्टमर वहीं छोड़ जाते हैं और कंपनी क्या करती है, अपने पोसेशन में उनको ले लेती है, ठीक है। द कंपनी हैज लेड डाउन ए डिटेल इंटरनल रिकॉर्ड प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग फॉर दीज एम्प्टी बोतल विच आर सोल्ड बाय द कंपनी बाय कॉलिंग फॉर टेंडर। कस्टमर ने क्या किया, एम्प्टी बोतल छोड़ी, हमने क्या किया, वो सारी एम्प्टी बोतल इकट्ठी कर ली, ठीक है, अपने पास आ गई, और हम क्या करते हैं, उनको बेच देते हैं टेंडर को बुला के, ठीक। कीपिंग दिस इन व्यू, इस केस को ध्यान में रखते हुए, डिसाइड वेदर द इन्वेंट्री ऑफ द एम्प्टी बोतल इज एन असेट ऑफ द कंपनी। क्या इन्वेंट्री जो है एम्प्टी बोतल की जो इन्वेंट्री है, क्या वो कंपनी के लिए असेट है, करेंगे चर्चा। इफ सो वेदर द इन्वेंट्री ऑफ द एम्प्टी बोतल एग्जिस्टिंग एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, अगर ऐसा है कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी, क्या वो फिर इन्वेंट्री मानी जाएगी, या हम उसे टू बी ट्रीटेड एज स्क्रैप एंड सोन एट रिलाइजेबल वैल्यू विद कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू अदर इनकम। देखिए वो ये कह रहा है, सबसे पहले बताइए कि असेट है या नहीं, फिर वो कह रहा है अगर असेट है तो क्या हम इसे इन्वेंट्री मानेंगे या फिर इसे एज ए अदर इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक, जब उसका अमाउंट रिलाइज होगा। देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो एम्प्टी बोतल है क्या वो अपने लिए असेट है या नहीं है। सर कोई भी ऐसी आइटम जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, सर वो अपने लिए क्या असेट है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो सर ये अपने लिए असेट है एम्प्टी बोतल, क्योंकि सर हम इसे अपने कंट्रोल में रखते हैं और ये हमें बेनिफिट देगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब ये असेट है तो क्या ये इन्वेंट्री है। देखिए इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री का मतलब सर दोज आइटम विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब जो एम्प्टी बोतल है हम इसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सर क्या करते हैं, हेल्ड फॉर सेल रखते हैं, तो ये अपने लिए क्या बन गई, इन्वेंट्री बन गई, ठीक। इंस्टीट्यूट ने सर यही आंसर दे रखा है। सर आप अलग से क्या लाइन ऐड कराओगे, देखिए दोस्त आप कोई भी एएस पढ़ लो, फ्रेमवर्क पढ़ लो, असेट को रिकॉर्ड करने के लिए ना सर उसमें कॉस्ट मेजरमेंट नेसेसरी है, मतलब जो आपने कॉस्ट इनकर्ड किया उसका मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक। यहां पे अगर आप देखें तो एम्प्टी बोतल के लिए आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही तो मेजरमेंट इशू आ जाएगा। तो यहां पे इंस्टीट्यूट को ना एक लाइन और ऐड करनी चाहिए कि हमें इन असेट को जब एज इन्वेंटरी रिकॉर्ड करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि यहां पे कोई भी कॉस्ट इनकर्ड नहीं हो रही, उससे सर और भी इस आंसर को वेटेज मिलेगी, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS9 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। PQR लिमिटेड सेल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू डीलर। PQR लिमिटेड क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचती है डीलर को, ठीक है। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेल इज दैट इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 2% पर एनम फॉर डिलेड पेमेंट। देखिए, हमने डीलर को बोल रखा साहब कि अगर डिले पेमेंट हुई ना तो हम 2% पर मंथ के हिसाब से ब्याज चार्ज करेंगे। मान लो पेमेंट करनी थी 31 मई को, डिले कर दिया पार्टी ने पेमेंट की 30 जून को, तो 1 मंथ का जो डिले है हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी इज ओनली 10% ऑन सच ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजन। जो हमारे पास्ट ट्रेंड रहा ना, सिर्फ 10% की रिकवरी हो पाती है। ड्यूरिंग द ईयर X1 X2 द कंपनी वांट टू रिकॉग्नाइज द एंटायर इंटरेस्ट रिसीवेबल, डू यू एग्री। कंपनी पूरा इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना चाहती है, क्या आप इससे एग्री हैं? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्टूडेंट पता क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि क्योंकि 10% रिकवरी हो जाती है तो 10% ही वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल गलत आंसर है। सही आंसर क्या बनेगा उससे पहले हम डिस्कस करते हैं AS9 क्या कहता है। AS9 ये कहता है इंटरेस्ट के केस में आप रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे टाइम के बेस पे, ठीक। AS9 फर्दर ये कहता है चाहे सेल ऑफ गुड्स है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस है या इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रॉयल्टी है, सबके केस में आप रिवेन्यू केवल तभी रिकॉर्ड करेंगे जब इस बात की सर्टेनिटी है कि आपके पास कलेक्शन आ जाएगा, ठीक। अगर मान लो अनसर्टेनिटी है कलेक्शन को लेके तो आप क्या करेंगे, जब तक सर्टेनिटी नहीं आती तब तक रिवेन्यू पोस्टपोन कर देंगे। ये लिखा हुआ है AS9 में। फिर से बात सुनना, AS9 ये कहता है कि रिवेन्यू चाहे आपका सेल ऑफ गुड्स है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस है या आपका जो दूसरी पार्टी ने रिसोर्स यूज किया, जैसे आपका इंटरेस्ट है, डिविडेंड है या आपका रॉयल्टी है, रिवेन्यू आप केवल तभी रिकॉर्ड करेंगे जब सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है। अगर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है तो हम लोग रिवेन्यू को पोस्टपोन कर देंगे टिल द डेट आपका सर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट है ना वो अनसर्टेन है, और जो 10% की रिकवरी है ना वो पास्ट ट्रेंड का मतलब क्या है कि कभी होगी। जैसे मान लो लास्ट ईयर एक क्लाइंट था, उसने पेमेंट कर दी, इस बार वो क्लाइंट है ही नहीं, या उस क्लाइंट को पता लग गया कि कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट को वेव कर देती है, मैं क्यों पे करूं। तो सर जो फैक्टर लास्ट ईयर थे वो हो सकता है इस बार फैक्टर ना हो, तो आप इसका आंसर ये देंगे क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, तो आप क्या करेंगे, रिवेन्यू को पोस्टपोन कर देंगे टिल द डेट ऑफ आपका जब सर्टेनिटी आ जाएगी। जनरली इंटरेस्ट के केस में सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह केस में जहां पे डिले पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, हम अल्टीमेट जब पैसा आता है तब रिवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS24 का क्वेश्चन है, एक कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर हैज चेंज द प्रोडक्ट लाइन एज फॉलो। एक कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर ने क्या किया सर, प्रोडक्ट लाइन चेंज की है। मैं आपको बता दूं, अगर हम ग्रेजुअली क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को डिक्लाइन करते हैं उसके प्रोडक्शन को, ठीक, या हम क्या करते हैं सर, प्रोडक्शन लाइन को चेंज करते हैं, जैसे आपका सीजनल बिजनेस है, ठीक है, हम एक सीजन में गर्मियों के कपड़े बनाते हैं, एक सीजन में सर्दियों के कपड़े बनाते हैं, तो उसे हम कभी भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानते, ठीक। जनवरी 21, सितंबर 21 डिश वॉशिंग बार आपका यहाँ पे 2 लाख था, यहाँ पे 2 लाख था। अक्टूबर में सर दिसंबर में आपने इसे 1 लाख कर दिया, 3 लाख कर दिया। आपका यहाँ पे जनवरी से मार्च में सर ये नील है, ये 4 लाख है। द कंपनी हैज एनफोर्स्ड ए ग्रेजुअल एनफोर्समेंट ऑफ चेंज इन द प्रोडक्शन लाइन। सर अगर ग्रेजुअली चेंज होता है तो हम उसे कभी भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानते, ठीक। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन इन मार्च 21 टू दिस इफेक्ट, द कंपनी फॉलो कैलेंडर ईयर। तो आपने बताना सर क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन माना जाएगा। सर ग्रेजुअली जो डिक्लाइन होता है प्रोडक्शन में वो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना जाता। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कब माना जाता है उसकी डेफिनेशन देंगे, फिर बताएंगे कि सर यहाँ पे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये आपका ग्रेजुअली आपका डिक्लाइन कर रहे हैं हम लोग ना प्रोडक्शन को, ठीक। और फिर आप एक दो एग्जांपल दे देना उन आइटम के जिनको हम लोग कभी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है। फ्रेमवर्क का क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेमवर्क ये कहता है असेट का मतलब कोई भी ऐसी आइटम जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, ठीक, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हुई है। लाइबिलिटी के लिए सर फ्रेमवर्क ये कहता है कि कोई भी ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो पास्ट इवेंट की वजह से सर आपका अराइज हुई है और जिसको सेटलमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी, ठीक। तो अपने लिए क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। ए लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू ए बाइंडिंग एग्रीमेंट विद गामा लिमिटेड टू बाई ए कस्टम मेड मशीन ₹1 लाख। जब भी कस्टम मेड असेट का एग्जांपल आ जाए ना सर, तो आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। देखिए कस्टम मेड असेट जो होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप की होती है और उसे एंटिटी जो बनवाती है उसके अलावा कोई और जनरली यूज नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे सर जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हम एसी बेचते हैं, इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जनरल बात डिस्कस करते हैं, ठीक। हम एसी बेचते हैं, अब मैं एसी बेचने का बिजनेस करता हूं तो एक कस्टमर मेरे पास आता है, कहता है साहब एसी, हमने कहा हाँ, कह रहा है ये जो एसी है इसमें ये फीचर डाल दो।
हमने कहा साहब अगर हम ये फीचर डालेंगे तो बिकेगा ही नहीं मार्केट में। उसने कहा साहब जो एसी की बॉडी है इसमें कुछ चेंज कर दो। हमने कहा साहब अगर हम ऐसा करेंगे तो बिकेगा नहीं, हमारा नुकसान हो जाएगा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं परचेज करूंगा। तो ये कस्टम मेड असेट है, ठीक। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया है, हमने एक ऐसी मशीन परचेज की है। एट द एंड ऑफ X1 X2 बिफोर डिलीवरी ऑफ द मशीन ए लिमिटेड हैड टू चेंज इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से एग्जांपल बनाता हूं। मेरे को एक प्रोडक्शन करने के लिए एक मशीन चाहिए थी। मैंने क्या किया, उस तरह की जो मशीन मार्केट में बिकती है उस मशीन में कुछ चेंज करा लिया अपने हिसाब से कि यार इसमें ना ये चीजें चेंज करके दे दो। उन्होंने क्या किया, उसमें ना वो चीजें चेंज करके मेरे को दे दी, ठीक है। अब वो कस्टम मेड मशीन बन जाएगी। अब मैंने क्या किया, ऑर्डर दे दिया, सारी बातें होगी, ऑब्लिगेशन आ गई। लेकिन अब मेरे माइंड में आया यार मशीन तो देखो आ जाएगी, लेकिन जो अपना प्रोडक्शन का मेथड है ना इसी को चेंज कर लेते हैं। अब प्रोडक्शन का अगर मैं मेथड चेंज करता हूं तो मशीन फिट नहीं बैठती, तो मेरे लिए क्या होगा, नुकसान हो गया वो। तो उसे मैं क्या करूंगा, पिनल अकाउंट में फिर चार्ज कर दूंगा, ठीक। और जो ऑब्लिगेशन है उसे लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लूंगा। उसे एसेट इसलिए रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि उससे फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं मेथड यहाँ पे चेंज कर चुका हूँ। आप ये समझिए कि मैंने एक स्पेसिफिक मशीन ये बनवाई है, कस्टम मेड है, और ये कहीं और यूज ही नहीं हो पाएगी। जो प्रोडक्शन मैं इस प्रोडक्ट का कर रहा हूं अब इस मशीन से नहीं हो पाएगा, मैं इस मशीन से करता हूं, ठीक। तो ये मशीन मेरे लिए सर क्या होगी, नील वैल्यू बन जाएगी। इसके फिर मैं पिनल अकाउंट में अमाउंट चार्ज कर दूंगा। At the end of X1, X2, before delivery of the machine, A Limited had to change its method of production. The new method will not require the machine ordered and it will be scrapped after delivery. हमें डिलीवरी के बाद इसे स्क्रैप ही करना। The expected scrap value is nil. You are advised the accounting treatment. देखिए सर, असेट और लाइबिलिटी को डिफाइन किया गया क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन आ जाएगी सर 1 लाख हमें पे करना, तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे और असेट रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। लॉस ऑन चेंज इन द प्रोडक्शन मेथड, इसे पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक। एक्चुअली क्या हुआ था, जब इंस्टीट्यूट ना मई 25 के लिए स्टडी मटेरियल चेंज कर रहा था, तो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी उसी बैच की ना, तो मैंने जो न्यू स्टडी मटेरियल आ गया था उसमें ये क्वेश्चन उन्होंने ऐड किया था, तो मैंने इस क्वेश्चन को उसी स्टडी मटेरियल के साथ कवर करा दिया था, ठीक है। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप इस क्वेश्चन को वहां से रेफर कर लेना, ठीक। लेकिन मैं यहां इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि ये क्वेश्चन आपका नया ऐड हुआ है, क्योंकि नए क्वेश्चन में से सर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं। आइए इसके बाद अगर हम बात करें तो अपने क्वेश्चन नेक्स्ट अगर बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को 2 जगह दे रखा है। एक इन्होंने क्या किया, जो एएस के नाम से सर आपका चैप्टर दे रखा है वहां पे क्वेश्चन नंबर 12 है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जो चैप्टर दे रखा है वहां पे सर ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एफ लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। आपने क्या करना सर, ये बैलेंस शीट दे दी एफएक्स फोक्स लिमिटेड की, आपने क्या करना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना इनडायरेक्ट मेथड यूज करके, ठीक। डिविडेंड पेड दे दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज दे दिया। हम इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना P&L अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस है आपका, इंक्रीज है 10,000 से, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। इसमें सर P&L अकाउंट का बाइफिकेशन दे रखा है, ये ओपनिंग प्रॉफिट आ गया, ये करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया, ये डिविडेंड पे कर दिया, ये आपका क्लोजिंग प्रॉफिट आ गया, तो चेंज आपका 10,000 का आ गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 10,000 का अमाउंट लिख लेंगे, इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक। उसके बाद हम इंडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, असेट साइड से लग जाते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव आइटम आती है सर उसका ट्रीटमेंट करते चलते हैं, अगर उसके रिगार्ड में कोई एडजस्टमेंट दे रखी तो उसका लेजर बना लेते हैं, ठीक। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका 180 से 350 होगी। डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने 40,000 से, तो हम लोग क्या करेंगे सर, पीपी का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग कितने से है सर, ओपनिंग है 180 से, क्लोजिंग आपका 350 से, डेप्रिसिएशन आपने 40,000 चार्ज किया, तो ये आपका नॉन कैश आइटम है, इसे हम क्या करेंगे, आपका ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और यहाँ पे जो असेट आपने परचेज किए कितने से आएगी, 350 प्लस 40,000 माइनस 180, 210 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो आ जाएगा, ठीक। मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड में हम प्लस माइनस क्यों करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसके बड़े अच्छे से रीजन दे रखे हैं और बड़े बेस से उसको मैंने समझा रखा है। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आईसीआई का स्टडी मटेरियल बैच रेफर कर लेना, ठीक। बूस्टर बैच में मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है, बूस्टर बैच भी आप रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या लिखता है, इन्वेंट्री
50,000 से बढ़ के 120 की होगी, तो 70,000 से इन्वेंट्री बढ़ गई, तो 70,000 से सर क्या हो गया आपका, सर 70,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, बट कैश नहीं बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि हमने सेल का इफेक्ट लिया होगा, और जो हमारे पास कलेक्शन आया है वो सेल के कंपैरिजन में कम आया होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 75,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे। अदर करंट असेट सर इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी ऐसी आइटम जो ऑपरेटिंग नेचर की है और इनफ्लो या आउटफ्लो कैश में रखती है और उसका इंपैक्ट पीएनएल में नहीं आता, हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसका इंपैक्ट ले लेते हैं, ठीक। तो अदर करंट असेट इंक्रीज है, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये मान के कि इन रिलेशन टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक। चलिए, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी 210 से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दिया आपने 50,000 से। ट्रेड पेबल सर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, इसका मतलब ये निकल के आएगा कि हमने परचेज के कंपैरिजन में पेमेंटें कम की हैं, हमने क्योंकि पेमेंटें कम की हैं, परचेज ज्यादा है, तो परचेज ने प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया होगा, हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे 90,000 से। प्रोविजन फॉर टैक्स सर ओपनिंग है क्लोजिंग है, क्लोजिंग हम लोग क्या करेंगे, आपका ऐड कर देंगे पीएनएल में, और ओपनिंग सर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड पेड सर प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा, ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, और फाइनेंसिंग में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बैलेंस आ गया, ये फाइनल बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आ गया, ये नेट फ्लो आ गया, ठीक। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डुप्लीकेट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सर स्टडी मटेरियल में पहले भी दे रखा है, बट मैं करा देता हूँ। जी लिमिटेड इन्वेस्टेड इन शेयर ऑफ अनदर कंपनी with the intention to hold the share for short term period, ठीक है, on 30th November X3 at a cost of 425. It also earlier purchased gold 8 लाख से, सिल्वर आपका 350 से 31 मार्च X1 को, ठीक। मार्केट वैल्यू दे दी 31 मार्च X4 को। देखिए हम इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको लेके हमारी इंटेंशन है हेल्ड करने की अप टू 12 मंथ, वो करंट इन्वेस्टमेंट है। और कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, परमानेंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इट मींस क्या है, जिसकी को लेके हमारी इंटेंशन हेल्ड करने की 12 मंथ से ज्यादा, ठीक। करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, और परमानेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस, एक्सेप्ट इन केस जहां पे परमानेंट नेचर की डिक्लाइन होती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे शेयर शॉर्ट टर्म है, तो हम इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, 350 और 425 विच आर लोअर, 350 पे। गोल्ड और सिल्वर आपके लॉन्ग टर्म है, कोस्ट पे 8,350,000। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ विल द अबव इन्वेस्टमेंट बी सोन इंडिविजुअली, मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, इंडिविजुअली भी मैंने आपको बता दिया। एंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, और टोटल में बताना आपने, ठीक। तो टोटल में 350 प्लस 8 लाख प्लस आपका 350, 15 लाख आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अमलगमेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। इसमें ना, इस क्वेश्चन में एक तो गुडविल का नया पॉइंट देखने को मिल सकता है आपको, और एक आपको स्टॉक रिजर्व का बहुत प्यारा पॉइंट देखने को मिल सकता है, ठीक। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च X1। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चाहे मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स है, रेगुलर कोर्स है, दोनों कोर्स के अंदर ये जितने क्वेश्चन ऐड किए हैं, ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे बैच के अंदर है। तो ये मैं उन स्टूडेंट के लिए करा रहा हूँ जिन स्टूडेंट ने मेरे से क्लास भी नहीं ले रखी, बट वो बड़े दुखी हैं इस चीज को लेके कि सर चेंजेस कितने आए हैं, ठीक। चलिए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च X1। 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 10% डिवेंचर लोन, ट्रेड पेबल, जनरल रिजर्व, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, पेटेंट, शेयर इशू, एक्सपेंडिचर, ठीक। ये बैलेंस शीट दे दी एक्स लिमिटेड कंपनी की, कब की, 31 मार्च X1 की। आगे लिखता है वाई लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब एक्स लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसके बेस पे वाई क्या करेगा, एक्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो एक्स कौन हो गया, ओल्ड कंपनी, और वाई कौन हो गया, न्यू कंपनी। वाई लिमिटेड वुड टेक ओवर ऑल असेट एक्सेप्ट बैंक बैलेंस एंड पेटेंट एट देयर बुक वैल्यू लेस 10%। देखिए वाई क्या करेगी, सारी असेट लेके जाएगी, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक और पेटेंट को छोड़ के, और ये जो असेट लेके जाएगी ये 10% कम पे लेके जाएगी, ठीक। फिर से लाइन पढ़िए, वाई लिमिटेड वुड टेक ओवर ऑल असेट एक्सेप्ट बैंक एंड पेटेंट एट देयर बुक वैल्यू लेस 10%।
गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बी 8% ऑन द कंबाइंड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। तो देखिए सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी कंपनी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व है उसके 8% के बराबर आपका नॉर्मल प्रॉफिट माना जाएगा, नॉर्मल रिटर्न मानी जाएगी, ठीक। 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, आपका जनरल रिजर्व 40,000 है, तो 4,40,000 आ गया, इसका 8%, 4,40,000 इंटू 8%, 35,200 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट से इसका कंपैरिजन करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करके गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। वाइल लिमिटेड इज टू टेक ओवर ट्रेड पेबल एट बुक वैल्यू, असेट के बारे में बता दिया था क्वेश्चन ने। अब हमें बताया है कि जो ट्रेड पेबल है इसको बुक वैल्यू पे लिया गया है, ठीक है जी। द परचेज कंसिडरेशन, पीसी कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक असेट और लायबिलिटी लेके गई है नई कंपनी, तो उन असेट और लायबिलिटी की जो एग्रीड वैल्यू वो पीसी का अमाउंट आ जाएगा, ठीक। अब उसे सेटल कैसे करेंगे, द पीसी इज टू बी पेड इन कैश टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख, न्यू कंपनी क्या करेगी 3 लाख का कैश पे करेगी, एंड द बैलेंस इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 125 पर शेयर, ठीक। बैलेंस कैसे पे करेगी, इक्विटी शेयर में एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 है 125 का इशू करके। द एवरेज प्रॉफिट इज 60 to 200, तो एवरेज प्रॉफिट कितने से 60 to 200 से, तो सुपर प्रॉफिट कितने से आ गया 60 to 200 माइनस 35,200 इंटू आपका आएगा 27,000 सुपर प्रॉफिट आ गया इंटू 4, ये आपका गुडविल का अमाउंट आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000, लिक्विडेशन के जो खर्चे हैं वो आपके 8,000 से है, ठीक है। वाई लिमिटेड सोल्ड प्रायर टू 31 मार्च X1 गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू एक्स लिमिटेड फॉर 80,000, वाई ने क्या किया, नई कंपनी ने पुरानी कंपनी को 60,000 का गुड्स 80,000 में बेच दिया, ठीक। यहां पे ना इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पहले मतलब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए क्या होता है, ये न्यू कंपनी है, ठीक है, ये उसकी बैलेंस शीट है, ये ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट है। न्यू कंपनी के पास क्या होती है, एक इन्वेंट्री होती है जिसकी कॉस्ट 100 होती है, उसने क्या किया, इसे 125 का आपका ओल्ड कंपनी को बेच दिया। जब 125 का वो ओल्ड कंपनी को बेचेगी तो स्टॉक यहाँ पे कितने से आएगा आपका 125, क्योंकि ओल्ड कंपनी के लिए क्या है ये कॉस्ट बन गई, और यहाँ पे कंपनी ने क्या किया होगा 25 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया होगा, ठीक। अब हुआ क्या, अब जो ये ओल्ड कंपनी है, जो ये है ओल्ड कंपनी, इसको न्यू कंपनी ने एक्वायर किया तो ये स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो जब यहाँ पे स्टॉक आएगा तो एक तरीके से क्या हो गया, ये 125 पे आएगा, कॉन्ट्रा कैंसिलेशन हो जाएगा, 25 हम यहाँ से क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, इसे 100 पे दिखा देंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे P&L ऑफ न्यू कंपनी टू स्टॉक अकाउंट कितने से 25 से, ठीक। ये जनरल केस होता है। लेकिन मान लो न्यू कंपनी ने जब ओल्ड कंपनी को एक्वायर किया, उसके सेट लायबिलिटी को एक्वायर किया, तो स्टॉक को 110 पे एक्वायर कर लिया, मान लो 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पे कितने से आएगा 110 से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रॉफिट यहाँ पे कॉन्ट्रा है वो सिर्फ कितने का बच गया 10 का बच गया, तो आप क्या करेंगे स्टॉक सिर्फ 10 से कैंसिल करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो आपका न्यू कंपनी है वो सारी असेट बैंक बैलेंस और पेटेंट को छोड़ के बुक वैल्यू पे लेके आएगी लेस 10%, इसका मतलब जो इन्वेंट्री है वो लेस 10% पे आई होगी, तो ओल्ड कंपनी की जो इन्वेंट्री की कॉस्ट थी वो 10% कम पे न्यू कंपनी ने एक्वायर किया है, तो जितना स्टॉक रिजर्व आएगा अपना 10% से हम क्या करेंगे उसे कम करके फिर कैंसिल करेंगे, क्योंकि 10% प्रॉफिट उसके अंदर इंक्लूड है ही नहीं, ठीक। 50,000 वर्थ ऑफ गुड्स आर स्टिल इन इन्वेंट्री ऑफ द एक्स लिमिटेड एट ऑन 31 मार्च X1। देखिए अगर 80,000 के गुड्स बेचे थे, 60,000 कॉस्ट थी, तो 20,000 का प्रॉफिट कमाया गया था 80,000 के ऊपर, तो प्रॉफिट रेशो कितनी थी 25%, ठीक जी सर। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो 50,000 की इन्वेंट्री बची हुई है, तो 50,000 इंटू आपका 25%, 12,500 का इसके अंदर स्टॉक रिजर्व है। लेकिन ये जो इन्वेंट्री है इसे एक्वायर कितने पे किया गया होगा न्यू कंपनी के द्वारा, अब सर 45,000 पे, 10% लेस पे, तो 5,000 जो है इसमें से प्रॉफिट पहले कम हो चुका है, तो स्टॉक रिजर्व सर 7,500 से आएगा, ठीक। मैं इसकी वर्किंग दिखा देता हूं आपको एक बार।
ये देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल ऑफ एक्स लिमिटेड इंक्लूड 20,000 स्टिल ड्यू टू वाई लिमिटेड, ये कॉन्ट्रा कैंसिल हो जाएगा। सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड प्रीपेयर द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल X1 आफ्टर द टेक ओवर। आइए एक एक करके कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ओल्ड बुक्स और न्यू बैलेंस शीट, ठीक, न्यू कंपनी में। अब हमें इन सब को करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले पीसी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे पीसी का। जितनी एसेट है आपका वो 10% लेस पे आ जाएंगी। लायबिलिटी में सिर्फ आपका ट्रेड पेबल आएगा बुक वैल्यू पे, बैंक और पेटेंट नहीं आएगा, और गुडविल का अमाउंट 1,08,000 से आ जाएगा। गुडविल आ गई 1,08,000 से, ये चारों असेट आ गई लेस 10% पे, ट्रेड पेबल माइनस कर दिया, ये पीसी आ गई, ठीक। आउट ऑफ 6,05,000 3 लाख का कैश पे हुआ है, बाकी 3,05,000 के क्या जाएंगे? इक्विटी शेयर जाएंगे। अब एक शेयर सर 100 का जो है 125 पे इशू किया गया, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 3,05,000 डिवाइड बाई 125 सर 2440, तो 2440 इंटू 100 244 ये फेस वैल्यू आ गई, और आपका 61,000 सर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, ठीक। चले जी सर, आइए अब बात करते हैं ओल्ड बुक्स की। ओल्ड बुक्स में हम पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं? ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, नहीं है सर, एंड कैश एंड बैंक ओनली पॉजिटिव इफ नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। तो सर यहाँ पे बैंक है और पॉजिटिव बैलेंस है, नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, ठीक। तो हम क्या करेंगे? सारी आइटमों को इन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे ना वो असेट और लायबिलिटी जो न्यू कंपनी नहीं लेके गई है, आप चाहो तो डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके सेटल कर सकते हो, चाहो तो उन्हें अलग सेटल कर सकते हो। अगर आप अलग से सेटल करते हो कोई डिफरेंस आता है, आप क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक। तो इन्होंने यहाँ पे बुक वैल्यू पे ये सब ट्रांसफर कर दिया, पेटेंट भी ट्रांसफर कर दिया। हालांकि पेटेंट का आप अलग से लेजर ओपन करके यहाँ पे ट्रांसफर करके राइट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी एसेट जो नई कंपनी नहीं लेके गई, बात सुनना, कोई भी ऐसी एसेट जो न्यू कंपनी नहीं लेके गई हम उसे बेचेंगे। और अगर क्वेश्चन ने नहीं बता रखा कि उसकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है उस एसेट की जो न्यू कंपनी नहीं लेके गई, तो हम नील वैल्यू मानेंगे, ठीक। लायबिलिटी के केस में हम क्या मान के चलेंगे? बुक वैल्यू पे हमने पे कर दिया। ये देखिए सर, ये हमने असेट लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, आपका बैंक अकाउंट अलग से ओपन कर दिया, पेटेंट यहीं पे ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी में लोन और 10% डिबेंचर अलग से ट्रांसफर कर दिया, ठीक। मतलब अलग से अकाउंट ओपन कर लिया। आप चाहो तो इनको रिलेशन अकाउंट के थ्रू भी रूट कर सकते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में सर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में सर आपका एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगी, आपके रिजर्व प्रॉफिट और लॉस जाएगा, जनरल रिजर्व आ गया, आपका सर शेयर इशू एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग पीसी को रेज करते हैं। ये हमने 6,05,000 से पीसी रेज कर ली वाई लिमिटेड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सर कोई अमलगमेशन एक्सपेंडिचर उसकी पेमेंट करते हैं, तो ये हमने क्या किया? पेमेंट कर दी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सर पीसी को रियलाइज करेंगे। अब यहाँ पे सर कैश आ जाएगा 3 लाख से, और 6,05,000 में से 3,05,000 के शेयर आ जाएंगे, ठीक। तो ये आपके जो शेयर हैं ये इक्विटी शेयर अकाउंट में चला गया, कैश कैश में आ गया। ये आपने दोनों लायबिलिटी पेमेंटें कर दी बुक वैल्यू पे, क्योंकि वो असेट और वो लायबिलिटी जो नई कंपनी नहीं लेके गई हम उन्हें सेटल करेंगे लायबिलिटी को, और असेट को बेचेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट तो असेट की वैल्यू नील मानेंगे और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे कर देंगे। तो ये बुक वैल्यू हमने पे कर दिया, ठीक। असेट में अगर आप देखें तो पेटेंट के अगेंस्ट कुछ भी रिसीव नहीं किया। इसके बाद सर क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट जो है, एक सेकेंड, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसमें जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको इक्विटी शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये ट्रांसफर कर दिया लॉस। उसके बाद क्या करेंगे? जो भी कैश एंड बैंक का बैलेंस होगा उसे इक्विटी शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और कैश एंड बैंक ट्रांसफर करने के बाद फिर इक्विटी शेयर अकाउंट आपका ऑटोमेटिक टैली हो जाएगा। अब करते हैं न्यू कंपनी की बात। न्यू कंपनी में पीसी हमने कैलकुलेट कर ली। अब अगर मान लो क्वेश्चन में डायरेक्ट बैलेंस शीट मांग रखी, तो हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट कैसे अप्लाई करते हैं? पीसी पेड माइनस नेट एसेट। सर यहाँ पे सेम अमाउंट है, तो जो नेट एसेट में गुडविल है वही गुडविल आ जाएगी, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे? सर बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो हमने वर्किंग कर रखी इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आएगी? 244 से। अगर मैं बात करूं आपका रिजर्व एंड सरप्लस की, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया आपका, और एक आपने स्टॉक रिजर्व जो कैंसिल किया है, अपने एंट्री पास की P&L टू स्टॉक, ठीक, 7500 से, तो वो नेगेटिव आ गया, नेट अमाउंट आ गया। चले, हाँ जी सर। उसके बाद सर लोन और डिवेंचर हम लेके नहीं आए थे। ट्रेड पेबल सर आपका बुक वैल्यू पे आ जाएगा, और उसमें 20,000 हम क्या करेंगे? एज ए कॉन्ट्रा कैंसिल कर देंगे, ठीक।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो न्यू कंपनी ने क्या किया है, पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को 3 लाख की पेमेंट की है, जबकि उसके पास यहाँ पे कैश है नहीं, क्योंकि न्यू कंपनी का हमें बैलेंस शीट देने रखी, तो हम क्या करेंगे, बैंक ओडी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, असेट साइड में आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग और मशीनरी जो हमने एक्वायर की थी वो आ जाएंगी, गुडविल आ गई इंटेंजिबल सेट में। ठीक, इन्वेंट्री में सर हम क्या करेंगे, आपका 7500 स्टॉक रिजर्व कैंसिल कर देंगे, ट्रेड रिसेल में सर एज ए कॉन्ट्रा कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी का है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च X1। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है सर आपका बैलेंस शीट ऑफ जेड की। ठीक, 31 मार्च X1 को शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर दे दिए, और आपका 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दे दिए। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट। ठीक, सिक्योर्ड लोन है, 9% डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, सन्ड्री प्रोविजन है, फिक्स डेट है, इन्वेस्टमेंट है, कैश एट बैंक है, अदर करंट असेट है। ऑन 1 अप्रैल X1 द कंपनी रिडीम्ड ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% एंड बोट बैक 10% ऑफ इक्विटी शेयर एट 20 पर शेयर। देखिए, अगर एग्जाम में बाईबैक की बात होती है और क्वेश्चन हमें ये नहीं कहता कि आपने लिमिट चेक करनी है या लिमिट के हिसाब से बाईबैक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं सर, जितने नंबर ऑफ शेयर का बाईबैक है उसका बाईबैक कर देते हैं, और हम कोई भी यहाँ पे फर्दर क्रॉस वाली चीजें नहीं करते। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10% इक्विटी शेयर आपके 10 का एक शेयर है, 1600 नंबर ऑफ शेयर है इंटू 10%, 160 शेयर का आपने बाईबैक कर दिया 20 के हिसाब से, ये अमाउंट चला जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 1600 से आ जाएगी, प्रीमियम ऑन बाईबैक 1600 से आ जाएगा, और टू इक्विटी होल्डर आपका 3200 से आ जाएगा। प्रीमियम ऑन बाईबैक को हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर देंगे, यहाँ पे सर सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया। ठीक, प्रेफरेंस शेयर को हमने क्या किया, रिडीम कर दिया है 10% प्रीमियम पे। अगर हम प्रेफरेंस शेयर की यहाँ पे बात करें तो 5500 से सर प्रीमियम ऑन बाईबैक आएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट 5500 से, और ये जो 500 है सर इसे हम किससे राइट ऑफ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, जनरल रिजर्व से या पीनल अकाउंट से। ठीक, स्टडी मेट ने सर इसे पीनल अकाउंट से राइट ऑफ कर रखा, आप चाहो सर जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे खत्म हो गया। ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 500 से हम क्या करें सर, प्रीमियम ऑन बाईबैक को सिक्योरिटी प्रीमियम से खत्म कर दें, और जो आपका प्रीमियम ऑन बाईबैक है 1100 का, उसको जनरल रिजर्व या पीनल अकाउंट से राइट ऑफ कर दें। तो ये सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो 5000 के हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम की है, और 1600 बाईबैक किया है इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू पे। तो इतने अमाउंट को हम क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट करेंगे जनरल रिजर्व से। ठीक, क्वेश्चन ने हमें बताया कि हमने इस पर्पज के लिए जो कैश अवेलेबल हो जाए इन्वेस्टमेंट बेच दी 5000 की। इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट कितने से, 4700 से, तो 300 का प्रॉफिट आ जाएगा, पीनल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक, आइए मैं एंट्री टिक करा देता हूँ। बैंक टू इन्वेस्टमेंट, ये आपका एज पर AS 13 अमाउंट पीनल अकाउंट में चला जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल। ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर दी, ये प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर आपका रिडीम कर दिया, मतलब राइट ऑफ कर दिया पीएनएल अकाउंट से। अल्टरनेटिव आंसर कैन बी पॉसिबल, यहाँ लिख लेंगे आप। ठीक, ये बाईबैक कर दिया, ये सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ कर दिया, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दी। आप इक्विटी शेयर बाईबैक की जगह इक्विटी शेयर होल्डर भी लिख सकते हैं, ये आपने सीआरआर क्रिएट कर दिया। ठीक, इसमें 5000 की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस से रिडीम किए हैं, और 1600 की इक्विटी शेयर का बाईबैक किया फेस वैल्यू का। ठीक, आप दो एंट्री अलग अलग भी पास कर सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है, एक तो आपने एंट्री पास करनी और एक आपसे बैलेंस शीट मांगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री फॉर द अबव एंड प्रिपेयर द कंपनी बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, जो ये बैलेंस शीट है इसमें जो हमने एंट्री पास की उसका इफेक्ट लेंगे। ठीक, देखिए, इक्विटी शेयर आपका 16000 है माइनस 10%, 14400 हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर सर खत्म हो गई है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो सीआरआर जो है 2000 प्लस 6600, 8600 से सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया। जनरल रिजर्व अगर आप देखें तो 12000 माइनस 6600, 5400, और पीएनएल अकाउंट का अगर आप बैलेंस देखेंगे तो 600 माइनस हमने 500 प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है राइट ऑफ किया है। 300 का सर अपने को इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हुआ है, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 8600 प्लस 5400 प्लस 400 आपका 14400। चलें जी सर,
9% डिबेंचर एज इट इज रहेगा, ट्रेड पेबल एज इट इज रहेगा, सन्ड्री प्रोविजन एज इट इज रहेंगे। ठीक, चलिए इनमें कोई भी बदलाव नहीं। फिक्स दैट एज इट इज रहेंगी, इन्वेस्टमेंट हट जाएंगी। कैसेट बैंक सर अभी मैं बैलेंस अपडेट कराता हूँ। अदर करंट असेट 16,500 से, अदर करंट असेट आपका पीपी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो अपने पास बैलेंस था कितने से, 4600 से। ठीक, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इन्वेस्टमेंट बेची कितने की, 5000 की। हमने उसके बाद क्या किया, पेमेंट की आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5500 और इक्विटी शेयर होल्डर को 3200 माइनस आपका 8700, तो 900 का सर आपका अमाउंट आ जाएगा। इसी के साथ एडवांस अकाउंट में जितने भी आपके चेंजेस हैं सारे सारे समाप्त हो जाते हैं। अगर आप लास्ट में देखेंगे ना पीडीएफ के, तो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक दे रखा है जिसमें एडवांस अकाउंट का मैंने बूस्टर बैच कराया था, क्लास वाइज आपको वीडियो दे रखी है, बूस्टर बैच की प्लेलिस्ट दे रखी है। आपका आरटीपी अभी तक जनवरी की आई है, एमटीपी जनवरी की आई है, मई की आरटीपी एमटीपी जैसे आएंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बड़े सारे अर्लियर अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी की वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना रखी, तो जो भी आरटीपी एमटीपी आपने देखनी है आप इस प्लेलिस्ट को रेफर कर लेना। ठीक, आईसीआई का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच मैंने करा रखा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया और चेंजेस मैंने इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। मैं एक काम और करूंगा, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं ये सारी सारी वीडियो भी मैं एक मैसेज के थ्रू आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपके मई 25 स्टडी मटेरियल में जो भी चेंज हुए एडवांस अकाउंट में वो कवर हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।